इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पार्टिकल इन अ बॉक्स एक सिस्टम किया और लास्ट क्लास में हमने एक प्रॉब्लम किया था जिसमें हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यूज कैलकुलेट की थी, मोमेंटम की, पोजीशन की, और फिर हमने अनसर्टेनिटी रिलेशन देखा था कि वहां पे ओबे हो रहा है। तो आज हम जो काम करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में है जो हमने वेव फंक्शंस मालूम किए थे पार्टिकल इन अ बॉक्स के। तो आप लोग याद करें कि जो हमारे पास पार्टिकल इन अ बॉक्स था उसके लिए हमने जो ये वेव फंक्शंस या स्टेट्स मालूम की थी या आइगन स्टेट्स मालूम की थी, तो ये हमारे पास जो इसका पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट है वो था स्क्वायर रूट ऑफ 2/a साइन n पाई x ओवर a। तो ये जो हमारे पास स्टेट्स हैं इसके अंदर अगर हम टाइम डिपेंडेंस ऐड कर दें तो हमारे पास साई xt इक्वल था टाइम डिपेंडेंट पार्ट मल्टीप्लाई बाय पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट। तो पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट ये और टाइम डिपेंडेंट पार्ट था इस बार माइनस आयोटा ई एन टी ओवर एच बार। ठीक है, तो ई एन हमने अलग से एनर्जीज मालूम की थी पिछली क्लास में। तो ये हमारे पास किसी भी स्टेट के करस्पॉन्डिंग स्टेट का मतलब है n इक्वल टू 1 या 2 या 3 या 4 एक टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इनकी प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये इन पर्टिकुलर वेव फंक्शंस की हैं जो कि हम लोगों ने मालूम किए थे एक खास सिस्टम के लिए, पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए। तो एक खास सिस्टम की खास स्टेट्स हैं और उनकी खास एनर्जीज थी। ये वाला फॉर्मूला हमने मालूम ड्राइव किया था, खास एनर्जीज थी। तो इन पर्टिकुलर स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि आगे जो सिस्टम्स हैं जो कि डिफरेंट सिस्टम्स होंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे, एक फ्री पार्टिकल पढ़ेंगे वगैरह वगैरह। तो ये जो हम लोग प्रॉपर्टीज यहाँ पढ़ने जा रहे हैं ये पढ़ेंगे तो हम पार्टिकल इन अ बॉक्स की स्टेट्स के लिए, लेकिन यही प्रॉपर्टीज वैलिड होंगी आगे और बहुत सारे सिस्टम्स के लिए। तो अगर आप याद करें कि ये जो हमारे पास स्टेट्स थी, कैसी स्टेट्स थी, ये स्टेशनरी स्टेट्स। तो स्टेशनरी स्टेट्स जो हमारे पास हैं उसमें जो हमारे पास साई मॉड स्क्वायर होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है, क्योंकि ये वाला जो फेज फैक्टर है ये गायब हो जाता है जब हम साई मॉड स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। और जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज होती हैं दे आर आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो ये स्टेशनरी स्टेट्स हैं जिसमें ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम और जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज हैं दे आर आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ओके, तो अब जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं उसमें जो पहली प्रॉपर्टी है कि जो एनर्जी आइगन स्टेट्स हैं, ये वाली जो स्टेट्स हैं मैंने जो लिखी हैं, दे आर इवन एंड ऑड विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द बॉक्स। तो वैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि एक इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि अगर एक फंक्शन ऑड है तो उसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो ओवरऑल एक नेगेटिव साइन आता है। और इवन फंक्शन में क्या करते हैं, अगर आप x को नेगेटिव एक्स से रिप्लेस करते हैं तो फंक्शन वही वापस आ जाता है। अगर आप ऑड फंक्शन को या इवन फंक्शन को प्लॉट करें तो आमतौर पर आप प्लॉट करते थे विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो अगर आप cos को प्लॉट करें तो cos जो था वो इस y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक था, इसमें मिरर सिमेट्री थी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे मिरर रखूं तो जो चीज यहाँ पे है एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे रेप्लिकेट हो रही है। लेकिन जो हमारे पास ये इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि ये सिमेट्रिक होता है विद रिस्पेक्ट टू एन एक्सिस। लेकिन हमारे पास जो ऑड फंक्शन है, फॉर एग्जांपल साइन, अगर मैं साइन को प्लॉट करूं और इसको नेगेटिव साइड पर भी देखूं तो ये जो हमारे पास एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक नहीं है बल्कि ये अपसाइड डाउन फ्लिप हो गया। यानी कि इसी को अगर आप यहाँ देखें तो ये वापस चीज रिपीट नहीं हो रही, रेप्लिकेट नहीं हो रही। अगर ये रेप्लिकेट हो रही होती तो इस तरह से होती, ये रेप्लिकेट नहीं हो रही बल्कि ये फ्लिप हो रही है 180 डिग्री। तो
तो ये फ्लिप हो रही है 180 डिग्री, यानी कि ये बिल्कुल उल्टा हो गया इस साइड पे। ये ऑड फंक्शन। लेकिन ये जो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें वगैरह वगैरह, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये है कि इसमें सिमेट्री है या यहाँ पर ये फ्लिपिंग हो रही है। तो वैसे अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है वो साइन का फंक्शन आ रहा है, लेकिन इस साइन के फंक्शन में अगर आप याद करें तो हमारा जो ये सोल्यूशन था ये सिर्फ था x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू a तक, या ग्रेटर देन 0 से लेकर x ग्रेटर देन 0 से लेस देन a तक। x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू a पर हमने देखा था कि साई जो है वो 0 होता है बाउंड्री कंडीशन की वजह से। तो अगर x ग्रेटर देन 0 और लेस देन a पे देखें तो a कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 5, तो ये हमेशा हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज, यानी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो x की पॉजिटिव वैल्यूज पे ही वैलिड है। तो अगर हम याद करें कि हमारे पास स्टेट है, तो इसमें अगर हम sin1x देखें तो वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a sin पाई x ओवर a, n की जगह क्या रख दिया, n की जगह रख दिया 1। और अगर इसको प्लॉट करें इनसाइड द वेल, ये हमारा वेल था, ये 0 था, ये a था, इसमें प्लॉट करें तो हमारे पास इसका जो प्लॉट आ रहा था वो इस तरह से आ रहा था। इस तरह अगर मैं sin2x की बात करूं, sin2x वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a sin, n की जगह क्या रख दूंगा 2 पाई x ओवर a। और इसको अगर हम प्लॉट करें, ये हमारा वेल है, और इसमें अगर हम इस साइन को प्लॉट करें तो हमारे पास ये इस तरह से आएगा। इस तरह अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल sin3x, और ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a sin 3 पाई x ओवर a, और फिर अब इसको प्लॉट किया जाए उसी लिमिट में, हमारे पास आएगा ये इस तरह से। और इस तरह अगर sin4x को देखा जाए वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a sin 4 पाई x ओवर a, n की जगह 4 आ गया। तो हमारे पास इसको अगर प्लॉट किया जाए, इसका जो प्लॉट है वो कुछ इस तरह से आएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि हो रहा क्या है। अगर हम यहाँ देखें इसकी सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ, विद रिस्पेक्ट टू एन एक्सिस एट द सेंटर ऑफ द वेल, सेंटर ऑफ द वेल के रिस्पेक्ट से अगर हम देखें सिमेट्री, तो ये सेंटर ऑफ द वेल, ये सेंटर ऑफ द वेल है, ये सेंटर ऑफ द वेल है, ये सेंटर ऑफ द वेल है। अब नोट करें सेंटर ऑफ द वेल के रिस्पेक्ट से ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट वाले पार्ट का मिरर इमेज है। तो सेंटर ऑफ द वेल के रिस्पेक्ट से ये क्या है, इवन। और यहां पे आप देखें तो सेंटर ऑफ द वेल के रिस्पेक्ट से लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज हैं और उसी तरह की वैल्यूज राइट साइड पे नेगेटिव हैं। तो ये सेंटर ऑफ द वेल के रिस्पेक्ट से ये एक ऑड फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर फ्लिपिंग हो रही है राइट साइड पे। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे फ्लिपिंग नहीं हो रही, जो चीज लेफ्ट साइड पे है एग्जैक्टली वही चीज सेंटर ऑफ द वेल के रिस्पेक्ट से राइट साइड पे भी इवन है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, बल्कि 180 डिग्री फ्लिपिंग है। ये एक ऑड फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि जो ये वाली स्टेट है n इज इक्वल टू 1, ये एक इवन स्टेट है, n इज इक्वल टू 2 ये एक ऑड स्टेट है, n इज इक्वल टू 3 एक इवन स्टेट है, n इज इक्वल टू 4 एक ऑड स्टेट है। तो यही मतलब है कि जो स्टेट्स हैं दे आर इवन एंड ऑड विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द बॉक्स। n इज इक्वल टू 1 इज इवन, n इज इक्वल टू 2 इज ऑड, n इज इक्वल टू 3 इज अगेन इवन, n इज इक्वल टू 4 इज ऑड, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइन आ रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द बॉक्स हम देख रहे हैं, लेकिन इसी प्रॉब्लम को कुछ बुक्स में इस तरह से सॉल्व किया हुआ है कि आपके पास जो वेल है वो स्टार्ट हो रहा है माइनस a/2 से, यानी कि उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट करने के बजाय माइनस a/2 स्टार्ट की है और प्लस a/2 तक है, और उसमें जो ओरिजिन है उसको सेंटर ऑफ द वेल पे लिया गया। तो अगेन जो इसकी विड्थ है, अगेन जो इसकी विड्थ है वो देखें a/2 में से माइनस करें -a/2 को तो अभी भी a है, लेकिन जब अब यहाँ बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास दो डिफरेंट तरह की सोल्यूशन जो आएंगे, उसमें जो हमारे पास साइन और कोसाइन दो तरह के सोल्यूशन आएंगे। जो साइन और कोसाइन हैं वो दो तरह के सोल्यूशन आएंगे, यानी कि उसमें इस तरह का एक सोल्यूशन नहीं आएगा, दो तरह के सोल्यूशन आएंगे। तो जो सारी की सारी
1 3 5 वगैरह, ये सारी उसमें आपको कॉस्ट नजर आ रहा होगा। और जो 2 4 6 वगैरह हैं उनका, उनमें आपको साइन नजर आएगा। तो वो जो ये वाली कंडीशन थी कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर आप x को -x से रिप्लेस करें तो ओवरऑल नेगेटिव साइन ना आए तो ये इवन फंक्शन होता है, और x को -x से रिप्लेस करें और ओवरऑल एक नेगेटिव साइन आ जाए तो ये ऑड फंक्शन होता है। तो फिर अगर हम अपनी प्रॉब्लम को रीस्टेट करें इस तरह से कि जो वेल है उसमें जो x की वैल्यू -a/2 से +a/2 तक वेरी कर रही है, या -a से +a तक वेरी कर रही है, तो आपको सोल्यूशन में साइन और कोसाइन नजर आएंगे, और वो जो ये वाली इवन और ऑड की डेफिनेशन है वहां पे फिट आ रही हो। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये जो हमारे पास स्टेट्स हैं, साइज हैं, ये ऑल्टरनेटिवली इवन या ऑड है। 1 जो है वो इवन है, 2 ऑड है, एंड सो ऑन। अच्छा, इस तरह की ये जो प्रॉपर्टी है, जैसे जब भी कोई सिमेट्रिक वेव फंक्शन होंगे तो उसमें ये वाली प्रॉपर्टी, यानी आगे जो सिस्टम पढ़ेंगे उसमें हमारा जो पोटेंशियल है, ये जो हमारे पास वेव फंक्शन है, इस वेव फंक्शन में आप ये देखें कि साइमल्टेनियसली डिपेंडिंग ऑन n ये इवन भी है और ऑड भी है। और मुस्तकबिल में जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे उनमें अगर किसी तरह की सिमेट्री होगी, जैसे यहाँ पे सिमेट्री क्या है कि यहाँ पे हमने देखा था कि पोटेंशियल इज 0 एवरीवेयर इनसाइड द बॉक्स, हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू एक जैसी है, तो एक सिमेट्री है। इस तरह मुस्तकबिल में अगर कोई सिमेट्रिक वेव पोटेंशियल्स होंगे, आपको पता है ना कि पोटेंशियल v अगर हमें पता होता है तो उससे करस्पॉन्डिंग हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास ये वेव फंक्शन आते हैं, स्टेट्स आती हैं। तो अगर कोई भी पोटेंशियल, हमारा इनपुट क्या होता है श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए, पोटेंशियल होता है। हम क्या देते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को, पोटेंशियल देते हैं। पोटेंशियल हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है कि हम किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल इन बॉक्स में जो पोटेंशियल है, इसमें सिमेट्री है, नहीं हर जगह इसकी वैल्यू एक जैसी है, 0 है। इसका मुस्तकबिल में कोई ऐसा पोटेंशियल आएगा जिसमें सिमेट्री पाई जाती होगी तो उसमें ये वाली प्रॉपर्टी वैलिड होगी। अगली जो चीज है वो है कि जो ये वेव फंक्शन है, दे आर ऑसिलेटरी। आपको नजर आ रहा है कि ये साइन है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी तो साइन की वैल्यू चेंज होगी, और ये अपने आप को रिपीट करती है। तो अब देखें यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि एज n इंक्रीजेस, जैसे से n बढ़ेगा, स्टेट बढ़ेगी, n1 n2 n3 n4, तो ईच सक्सेसिव स्टेट हैज वन मोर नोड। तो नोड क्या है, वो पॉइंट है जहां पे वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ एंड पॉइंट्स को हम कंसीडर नहीं करते। ये जो एंड पॉइंट है जहां वेव फंक्शन की वैल्यू 0 है, ये इस वजह से 0 नहीं है कि हमारा सोल्यूशन इस तरह है, बल्कि ये बाउंड्री कंडीशन ही ऐसी हमने सेट की हुई है कि बाउंड्री पे वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, साई की वैल्यू 0 होगी। अब बीच में कहीं और जगह साई 0 हो रहा है, नो, ये n इक्वल टू 1 पे कोई नोड नहीं है। लेकिन n इक्वल टू 1 पे अगर आप देखें तो एक नोड है, और n इक्वल टू अगर आप 3 पे देखें, ये n इक्वल टू 3 है, तो इसमें दो नोड्स, एक ये वाला और एक ये वाला। और n इक्वल टू 4 में हमारे पास 3 नोड है, एक ये वाला नोड, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी n स्टेट के लिए हमारे पास n-1 नोड्स होंगे, nth स्टेट के लिए हमारे पास n-1 नोड्स होंगे। तो इन जनरल द वेव फंक्शन n विल हैव n-1 नोड्स। और आपको पता है कि एक वेव फंक्शन की करस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है En। तो यहाँ पर आप thus the number of nodes in wave function tells us which energy level En corresponds to। तो अगर यहाँ पे एक नोड आ रहा है तो ये E2 होगा, यानी कि इसकी एनर्जी E2 होगी। अगर दो नोड्स होंगे तो इसकी एनर्जी E3 होगी, एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ नोड्स को भी आप देख के कुछ इसके बारे में इन्फर कर सकते हैं, नतीजा अखज कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि हमारे पास जो वेव फंक्शन है दे आर ऑल्टरनेटिवली इवन एंड ऑड। और अगली प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमारे वेव फंक्शन हैं, साइंस हैं, दे आर ऑसिलेटरी। इनके अंदर साइन या कोसाइन टर्म आ रही है। और जो हमारे पास वेव फंक्शन है वो कुछ वैल्यू, कुछ जगहों पे वो उनकी वैल्यू 0 होती है। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा तो नोड्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगली प्रॉपर्टी ये है कि जो साइंस हैं दे आर ऑर्थोनॉर्मल। तो ऑर्थोनॉर्मल अगर हम जैसे वेक्टर में पढ़ते थे, हमने देखा था कि आई डॉट जे क्या होता है, 0 होता है, और आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो हमारे पास सेट है आई जे के, ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है, जिसका मतलब ये है कि आप जब आई और जे का डॉट प्रोडक्ट लें, यानी कि एक अलग अलग यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो वो 0 आता है, और एक जैसों का डॉट प्रोडक्ट लें तो वो क्या आता है, 1 आता है।
अब यही प्रॉपर्टी, इस तरह की प्रॉपर्टी यहाँ पे भी है कि ये जो साई एंड्स हैं दे आर ऑर्थोनॉर्मल। अब इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमने ये प्रूव करना है ओवर इंटायर स्पेस। तो हमारा जो स्पेस है जिसमें x की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक वेरी कर रही है, a तक वेरी कर रही है, तो इस पूरे स्पेस में आपने ये साई एंड्स देखने। कोई फॉर एग्जाम्पल साई, अगर मैं साई एन x करता हूं तो x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल 0 से लेकर 5 तो कुछ भी हो सकती है। अगर a की वैल्यू 5 है तो x जो x की वैल्यू 0 से 5 तो कुछ भी हो सकती है। तो आपने हर पॉइंट पे इसको क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। मतलब आपके पास यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, कितनी स्टेट्स हैं, n की वैल्यू जो है साई n है, तो n की वैल्यू कहां से कहां तक है, n की वैल्यू है 1 से लेकर इंफिनिटी तक, 1 2 3 4 5। तो अब आपके पास जैसे यहाँ था कि अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो साई n फॉर एग्जाम्पल साई 2 को साई 2 से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट से मल्टीप्लाई हम यहाँ पे नहीं करते, क्योंकि साई इटसेल्फ क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो आप साई को साई स्टार से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन साई की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एक्स पे डिपेंड करती है। तो आपने ये काम हर एक्स के लिए करना है। फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं। तो अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हैं तो अगर इनको अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और इनको अगर डिफरेंट, यानी फॉर एग्जाम्पल ये साई 3 हो, साई 2 के बजाय साई 3 हो, तो साई 3 को साई 2 से जब इसका प्रोडक्ट लेंगे तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो ये जो चीज है ये है ऑर्थोनॉर्मल के साई एम को साई एन से, साई एम और साई एन का जब प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर आना चाहिए डेल्टा एम एन। तो एम ये वाला सबस्क्रिप्ट है और एन ये वाला सबस्क्रिप्ट है। एम और एन जब बराबर होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो 1 आना चाहिए। और एम और एन अलग अलग है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 है और ये 10 है, ये 1 है और ये 3 है, तो आंसर 0 आना चाहिए। तो इसको मैं क्या करूंगा, प्रूव करूंगा कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो है डेल्टा, यानी इसमें जो प्रोडक्ट है वो डेल्टा एम एन के इक्वल है। कैसे है ये मैं प्रूव करूंगा। तो इसको प्रूव कैसे करते हैं, उसके लिए हमें पता है कि साई एम क्या होता है या साई एन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए, ये होता है। तो साई एम के लिए क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर ए साइन एन की जगह एम आ जाएगा। एम और एन सिर्फ लेबल्स हैं, चीज दोनों एक ही है। आप इसको एन बोलें या एम बोलें, बात एक ही है। तो अब मैंने ये प्रोडक्ट लेना है। तो इस ऑर्थोनॉर्मल की प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर साई एम स्टार को साई एन से मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पे हमारे पास है साई एम स्टार और साई एम ये रहा 2 ओवर ए साइन एम पाई एक्स ओवर ए, और इस पूरी चीज के ऊपर क्या आएगा, स्टार आएगा, मल्टीप्लाई बाय साइन एन पाई एक्स ओवर ए, और फिर dx है, यहाँ पे dx भी है, ये मिस हो गया मुझसे। ठीक है, अब जो स्टार है इस चीज को जब लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 2 ओवर ए मिस कर दिया है, साइन एन की जगह ये जो साइन है इसकी जगह ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर ए। अब ये चीज किसके इक्वल होगी, जब इसका स्टार लेंगे तो ये तो वैसे ही आ जाएगा, 2 ओवर ए यहाँ पर बाहर आ जाएगा। बाकी हमारे पास क्या होगा, ये आएगा साइन, इसको जब स्टार आएगा तो साइन साइन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये m है, n नहीं है, m है, m पाई x ओवर a, और साइन n पाई x ओवर a, n पाई x ओवर a dx। अब यहाँ पे हम जो केस कर रहे हैं, पहले वो कर रहे हैं m इज नॉट इक्वल टू n, m n के बराबर नहीं है, ये वाला केस हम कर रहे हैं। तो इस केस में ये जो इक्वल का साइन है मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, और यहाँ पे हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। आपने एफएससी वगैरह में पढ़ा होगा कि ये प्रोडक्ट है, इसको आप सम में कन्वर्ट करते हैं ताकि आसानी से इसका इंटीग्रल ले सकें। साइन अल्फा साइन बीटा, इसका जो फॉर्मूला होता था वो होता था हाफ कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो आपने शायद इसकी स्लाइटली डिफरेंट शेप पढ़ी हो, लेकिन जब वो ओवरऑल माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। अब जो अल्फा है वो ये वाला एंगल है, और बीटा जो है वो ये वाला एंगल है, और ये वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड है ये तो वैसे ही रही चलेगी, और राइट साइड में ये 2 ओवर ए वैसे ही लिखते हैं,
उसके बाद ये जो इंटीग्रल है ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से a तक, क्योंकि इसके अलावा बाकी सब जगहों पर जो हमारा साइन होता है, साई होता है, वो 0 होता है। तो अब जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो आ जाएगा हाफ, ये मैं इंटीग्रल के अंदर अप्लाई करूंगा फॉर्मूला हाफ, और क्या आएगा कॉस, क्या आएगा अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा क्या है, m पाई x ओवर a, और बीटा क्या है, n पाई x ओवर a। तो अल्फा माइनस बीटा, तो हम इसको लिखते हैं m माइनस n डिवाइड बाय a पाई x, क्योंकि दोनों में से पाई x मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो ये इसमें से ये माइनस होगा, तो पाई x कॉमन आ रहा है और इवन a भी कॉमन आ रहा है। ये पहली टर्म आ गई, अल्फा माइनस बीटा आ गई, दरम्यान में क्या आएगा माइनस, फिर कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये क्या आएगा m प्लस n, और दोनों में से मैं पाई x कॉमन ले लेता हूँ, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और ये ओवरऑल क्या है, ब्रैकेट है, और यहाँ पे dx आ जाएगा। अब नोट करेंगे ये जो 2 है और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या रह जाएगा 1 ओवर a, और यहाँ पे रह जाएगा cos वाली टर्म, और यहाँ पे भी रह जाएगी cos वाली टर्म, और ये इंटीग्रल है वो इसके ऊपर भी आ जाएगा और इसके ऊपर भी आ जाएगा। अब जब आप cos का इंटीग्रल करते हैं तो क्या आता है, साइन। आपको पता है कि आ जाए cos ax, इसका इंटीग्रल लें वो आता है साइन ax डिवाइड बाय a। ये जो एंगल है, अगर यहाँ x आ रहा है तो ये जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में दोबारा से आ जाता है। इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये क्या देगा, m माइनस n ओवर a बाय x डिवाइड बाय यही वाला एंगल, x के अलावा जो भी एंगल है, m माइनस n डिवाइड बाय a बाय। तो ये जो x के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो a वही चीज डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो यहाँ x के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो सारे कांस्टेंट है। m और n कोई इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव। अच्छा, माइनस और cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, cos का इंटीग्रेशन साइन होगा, m प्लस n ओवर a पाई x डिवाइड बाय m प्लस n डिवाइड बाय a पाई, और आपने यहाँ पे अब इंटीग्रेशन लिमिट लेनी है, अपर लिमिट a है और लोअर लिमिट 0 है। अब आप यहाँ देखें, ये जो a है यहाँ से बाहर आएगा, a जब यहाँ से बाहर आएगा तो ओवरऑल a ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ओवरऑल a ऊपर चला जाएगा तो ये वाला जो a है ओवरऑल जो बाहर बैठा हुआ है, ये वाला जो ओवरऑल a बाहर बैठा हुआ है, ये वाला a इन दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप क्या करें, अपर लिमिट पुट करें और लोअर लिमिट पुट करें। जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे, साइन m माइनस n ओवर a पाई x, x क्या पुट करें a, डिवाइड बाय m माइनस n पाई, ठीक है, ये अपर लिमिट यहाँ पुट की। अब यहीं पे लोअर लिमिट पुट करें, माइनस साइन, जब x या 0 पुट करेंगे तो पूरा जो एंगल है, आर्गुमेंट है, वो 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय m माइनस n पाई। तो ये पहली टर्म में अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट की। अब दूसरी टर्म में साइन m प्लस n पाई x, x आ जाएगा a डिवाइड बाय a, ये एंगल आ गया, फिर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, m प्लस n पाई, तो यहाँ कोई x नहीं है, फिर ये अपर लिमिट पुट कर दिया। अब लोअर लिमिट पुट कर दिया, माइनस साइन, अगेन जब लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ x की जगह 0 आ जाएगा, ये पूरा आर्गुमेंट 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय m प्लस n पाई। अब आप नोट करेंगे हो रहा क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास a है और ये वाला a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला a और ये वाला a कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा साइन m माइनस n पाई, साइन m माइनस n पाई। अब m आपको याद है यहां से आया था, m कोई इंटीजर है, n कोई इंटीजर है। फॉर एग्जांपल m अगर 7 है और n अगर 2 है, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, साइन 5 पाई आ जाएगा। और आपको पता है कि साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, 3 पाई भी 0 होता है। तो m माइनस n कोई इंटीजर है, क्योंकि ये इंटीजर है तो साइन m माइनस n पाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जो चीज है ये 0 हो जाएगी, और इसी आर्गुमेंट पे साइन m प्लस n पाई ये भी 0 हो जाएगा। तो ये साइन 0 भी क्या होता है, 0 होता है, और ये साइन 0 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सारी चीजें क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये जो इंटीग्रल है, ये वाला लेफ्ट साइड वाला, जिसको मैं दोबारा से ऐसे लिख देता हूँ, साइन m स्टार x साइन n
ये 0 के इक्वल है कब? ये हमने क्या किया था, m इज नॉट इक्वल टू n। m n के बराबर नहीं हो सकता। अगर m n के बराबर हो गया तो ये डिनोमिनेटर में आप देखें 0 आ जाएगा, तो काम खराब हो जाएगा। तो m n के इक्वल नहीं। तो ये वाला जो हमने पोर्शन किया ये उसको किया जब m n के इक्वल नहीं। अब अगर m n के इक्वल है तो तब क्या होगा? जब m n के इक्वल है तो ये वाली जो हमारी इक्वेशन है इसमें क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a साइन m अब n के इक्वल है, तो चाहे m की जगह n लिखें या n की जगह m लिखें, n पाई x ओवर a स्टार क्योंकि इसका स्टार वही होता है, फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a साइन n पाई x ओवर a, ठीक है, dx। तो अगर आप याद करें तो ये है हमारे पास एक चीज जो कि हम लोगों ने पहले की थी जब हमने नॉर्मलाइजेशन की थी। स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a मल्टीप्लाई होकर 2 ओवर a आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्योंकि यहाँ भी n है यहाँ भी n है तो आ जाएगा साइन स्क्वायर n पाई x ओवर a dx। अब कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कल वाली, और ये इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से a, जब आप इसके ऊपर वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2, तो यहाँ पे a ओवर 2 आ जाएगा। जब ये अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप, ये क्या चीज थी, ये तो साइन m स्टार x, और ये क्या है साइन n x dx, और हमने कब कैलकुलेट किया, ये जब m और n को बराबर रखा तो उस केस में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये जो हमारे पास है ऑर्थोनॉर्मलिटी वाली प्रॉपर्टी कि साइन m स्टार साइन n dx, ये डेल्टा m n के इक्वल है, तो नजर आ रहा है कि जब m n के इक्वल नहीं है तो इसका जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है, और जब m n के बराबर है, m n के इक्वल है, तो ये जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल है। तो ये साइन m साइन n क्या थे, ये थी हमारे पास स्टेट्स, किसके लिए, पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए। पार्टिकल इन अ बॉक्स कहता है एक सिस्टम, तो किसी सिस्टम के लिए जो हमारे पास स्टेट्स आती हैं ये ऑर्थोनॉर्मल होती हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ये क्या होती हैं, ऑर्थोनॉर्मल होती है। ओके, अगर ये ऑर्थोनॉर्मल है तो अगली जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा इसी के साथ रिलेटेड है कि ये जो हमारे पास स्टेट्स हैं साइन एन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a साइन n पाई x ओवर a, हम ये कहते हैं कि दे फॉर्म अ बेसिस या दे फॉर्म अ कंप्लीट सेट। इसका मतलब ये है कि आप ये तो हमारे पास खास वेव फंक्शन है ना, खास फंक्शन, लेकिन आप इसको यूज करके किसी भी फंक्शन को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी कोई भी फंक्शन है एरर वगैरह फंक्शन, उसको आप इनको, ये कितनी सारी स्टेट्स हैं, इनफिनाइट स्टेट्स हैं, क्योंकि n की जगह 1, n की जगह 2, n की जगह 3, तो आप देखिए यहाँ पे c1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a साइन n की जगह लिखें 1 पाई x ओवर a, फिर c2 n की जगह रखें 2 साइन 2 पाई x ओवर a एंड सो ऑन। इन सबको यूज करके, यानी इनको यूज करके आप कोई भी फंक्शन एक्सपेंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दी साइज। ये क्या बन गया, c1 साई1 प्लस c2 साई2 प्लस c3 साई3 एंड सो ऑन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन cn साइन x, या समेशन cn साइन की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a साइन n पाई x ओवर a। तो यू कैन एक्सपेंड एनी फंक्शन यूजिंग दीज। ये हमारे पास क्या है, ये जो चीज है ये है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइज। तो हम ये कहते हैं कि ये जो साइन है दे फॉर्म अ कंप्लीट सेट इन द सेंस दैट किसी भी फंक्शन को आप इन टर्म्स ऑफ दी साइज एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे साइज सीज क्या है, सी तो ये कोफिशिएंट्स हैं, और इनको मालूम करने के लिए हम एक चीज यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं, जिसको ग्रिफिथ ने नाम दिया फूरियर ट्रिक का। फूरियर ट्रिक से हम इन सीएन को मालूम करते हैं, ये सीएन जो है c1 c2 c3 इनको मालूम करते हैं। लेकिन मैं आपको एक एनालॉजी देना चाहता हूँ वेक्टर के साथ, कि वेक्टर अगर आप लिखते हैं तो वो क्या होता है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। अगर आप वेक्टर में कंपोनेंट्स को x को 1 बोल दें और i को e1 बोलते हैं, y को 2 बोलते हैं और j को e2 बोलते हैं, इसको आप a3 बोलते हैं, यानी z को 3 बोलते हैं, और k को e3 बोलते हैं। हम बोलते हैं कि ये जो वेक्टर है इसको आप लिख सकते हैं ए आई ई आई है, जहां i की वैल्यू कहां से कहां जा रही है, 1 से लेकर 3 तक।
और हम बोलते हैं कि ई आई जो है दे फॉर्म अ कंप्लीट बेसिस। आप कितने सारे वेक्टर लिख सकते हैं? आप अगर वेक्टर लिखना चाहें तो इनफिनाइट वेक्टर लिख सकते हैं। ये एक वेक्टर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन इनफिनाइट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इनफिनाइट इंडिपेंडेंट वेक्टर की जरूरत नहीं है। यू कैन यूज दीज थ्री वेक्टर्स e1 e2 e3 और इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन से, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इनको इस तरह से लिखना, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। यानी कि आपने वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, तीसरे वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन से आप ये इनफिनाइट वेक्टर फॉर्म कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि ई आई फॉर्म अ बेसिस। और इसमें से अगर आप कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट मालूम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ए आई मालूम करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल इसको ई जे से इसका डॉट प्रोडक्ट लें, ई जे से ई का डॉट प्रोडक्ट लें। तो जब ई जे से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ई जे जो है फॉर एग्जांपल वो E2 हो सकता है, E3 हो सकता है, E4 हो सकता है। आई जो है वो एक डमी इंडेक्स है, ये कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, लेकिन जे पे पर्टिकुलर है। फॉर एग्जांपल आप A2 मालूम करना चाहते हैं, कंपोनेंट A2, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? E2 से इसका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। जब ई जे से इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इसका समेशन ए आई, तो ये जो समेशन है इसका मतलब क्या है कि भाई ये सारी चीजें एक्सपेंड हो रही हैं, A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3। आपकी आसानी के लिए मैं फॉर एग्जांपल क्या करता हूँ, इसको करता हूँ ई जे के बजाय E2 कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए मैं क्या करना चाहता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको E2 हेड से मल्टीप्लाई करूँ या इसका डॉट प्रोडक्ट लूँ E2 हेड से, ये क्या है? A, तो राइट साइड में क्या होगा? E2 हेड, और ये समेशन AI हेड आ जाएगा। अब मैं इस राइट साइड को एक्सपेंड करूँ तो समेशन AI की जगह क्या आ जाएगा? समेशन को अब छोड़ देते हैं, इसको समेशन फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं। ये क्या आ जाएगा? A1 E1 हेड प्लस A2 E2 हेड प्लस A3 E3 हेड। अब E2 डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? A1 E2 डॉट E1 प्लस A2 E2 डॉट E2 प्लस A3 E2 डॉट E3। अब याद करें, E1 हमने I बोला हुआ है, E2 को हमने J बोला हुआ है, या I को हमने E1 बोला हुआ है, J हेड को हमने E2 बोला हुआ है, K हेड को हमने E3 बोला हुआ है। E2 डॉट E1 का मतलब है J डॉट I, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये क्या है? ये 1 है। हमने यहाँ पे क्या यूज किया? ऑर्थोनॉर्मलिटी की कंडीशन यूज की, या ऑर्थोनॉर्मलिटी को एक्सप्लॉइट किया। उससे क्या होगा? खाली आ जाएगा A2, E2 डॉट A क्या हो जाएगा? E2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप EI डॉट A करेंगे तो आपके पास आ जाएगा AI, यानी कि आपने अगर कोई पर्टिकुलर कोफिशिएंट मालूम करना है यहाँ पे, उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास ये यूनिट वेक्टर है, उससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वाला जो कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा। तो अब अगर I की जगह 1 आ गया, यहाँ A1 आ जाएगा, यानी AX। अगर इसकी जगह 3 रखते हैं तो E3 डॉट A का से क्या आ जाएगा? यहाँ पे E3 आ जाएगा। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये क्यों किया है कि इसी चीज को यूज करके हम ये जो यहाँ पर हमें क्या करना है, fx, हमने क्या करना है? fx इज एनी फंक्शन, ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है। ये जो साई एन्स थे, दे वर पर्टिकुलर फंक्शंस। ये कहाँ से आए थे? ये पार्टिकल इन बॉक्स वाले सिस्टम को सॉल्व करके हमारे पास आए थे, और इनको यूज करके हमने क्या किया था? कोई भी फंक्शन बनाया था। लेकिन इस वेव फंक्शन को बनाने, इस फंक्शन को बनाने में हम लोगों ने ये कोफिशिएंट्स लिखे हैं, C1 C2 C3, एंड व्हाट आर दोस कोफिशिएंट्स? तो इन कोफिशिएंट्स को मालूम करने के लिए हम लोग एक ट्रिक यूज करेंगे जिसको बोलेंगे फूरियर ट्रिक। तो रफली स्पीकिंग, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेक्टर है, ये A1 फॉर एग्जांपल 2 है, A2 फॉर एग्जांपल 4 है, A3 फॉर एग्जांपल 10 है। तो इस वेक्टर को कंस्ट्रक्ट करने में ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये अपना कितना रोल प्ले करते हैं? E1 E2 E3 तो फिक्स है, ये यूनिट वेक्टर है, इनकी डायरेक्शन भी फिक्स है, इनकी मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। तो वेक्टर ये वाला बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो ये बड़ा होगा या छोटा होगा, उसमें किसका कंट्रीब्यूशन आएगा? इन एज का, A1 A2 A3, इन ये AIs का। तो ये क्या कोफिशिएंट्स हैं? तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं, इसमें A3 A2 और A1, ये जो कोफिशिएंट्स हैं, इनसे डिटरमिन होता है A। तो अब ये फॉर एग्जांपल ओवरऑल ये कंपोनेंट A3 E3 हेड है, इसका अब इस A को कंस्ट्रक्ट करने में एक कंट्रीब्यूशन है। इस तरह ये CNs हैं, इनका कंट्रीब्यूशन है इस fx को बनाने में। तो रफली CN रिप्रेजेंट हाउ मच psi n is contained in fx।
ठीक है, तो ये जो हमारे पास है साई, फॉर एग्जाम्पल साई टू, इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है C2। अब C2 अगर बड़ा होगा तो इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा fx को बनाने में। तो रफली स्पीकिंग Cn रिप्रेजेंट हाउ मच ऑफ साई n इज कंटेन्ड इन fx। इस fx को बनाने में साई n का कितना रोल है, n की जगह अगर 2 है तो C2 का क्या रोल है, कितना कंट्रीब्यूशन है। C2 अगर बड़ा होगा तो fx की वैल्यू ओवरऑल क्या होगी, बड़ी होगी इसके कंट्रीब्यूशन की वजह से। और जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, A2 को अलग किया था आउट ऑफ दिस वेक्टर, किस तरह से डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट लेके करस्पॉन्डिंग, यानी A2 के करस्पॉन्डिंग जो हमारा यूनिट वेक्टर था E2 था, इसका डॉट प्रोडक्ट लेके आपने E2 को यहाँ से बाहर निकाला था, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट आउट किया था। ये टेक्निकल वर्ड है, प्रोजेक्ट आउट। सिमिलरली ये जो Cns हैं दे कैन बी प्रोजेक्टेड आउट फ्रॉम fx के अंदर C1 भी आ रहा है, C2 भी आ रहा है, C3 भी आ रहा है, C4 भी आ रहा है। तो आपको कोई पर्टिकुलर Cn चाहिए, फॉर एग्जांपल C5 चाहिए, तो अगर उसको बाहर निकालना है तो कैसे उसको निकालेंगे, बाय यूजिंग फूरियर ट्रिक। और ये फूरियर ट्रिक कहती है इट एक्सप्लॉइट्स द ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ साई एन्स। तो ये जो ब्रैकेट में साई एन लिखे हैं, ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि साई एन का मतलब क्या है, साई 1, साई 2, साई 3, साई 4। तो ये एक सेट बना रहे हैं। जैसे ये हमने यहाँ पे क्या था, E1, E2, E3, ये एक सेट था जो कि इस 3 डायमेंशनल वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर का सेट था, कि इसी को यूज करके, इनको यूज करके आप वेक्टर ए कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके पास 4 डायमेंशनल वेक्टर होगा तो E1, E2, E3, E4, ये 4 यूनिट वेक्टर्स होंगे जो कि कंप्लीटली इस वेक्टर को डिस्क्राइब कर रहे होंगे अलॉन्ग विद सम नंबर्स। तो इस तरह हमारे पास ये जो साइंस हैं, इन्हीं को जो यूज करके हमने एफएक्स बनाया है, तो ये फॉर्म कर रहे हैं कंप्लीट सेट, ये कंप्लीट सेट। तो कंप्लीटनेस थ्योरम, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि आप इन वेव फंक्शंस को, आइगन फंक्शंस को, इन स्टेट्स को यूज करके कोई भी फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और उसमें Cn मालूम करने के लिए आप लोग ये फूरियर ट्रिक यूज करेंगे। कैसे ये वर्क करेगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। उसके लिए जो है एक टेक्निकल वर्ड है कि हमारे पास एक थ्योरम है, एग्जैक्ट नाम क्या है उसमें हम नहीं जाते, और वो थ्योरम हमें ये कहता है कि, और वो जो थ्योरम है वो फूरियर सीरीज की बेसिस है। फूरियर जो सीरीज है, फूरियर सीरीज, आर आखिर वाला साइलेंट है, वो ये कहता है कि कोई भी फंक्शन है आप उसको इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड कोसाइंस की शक्ल में लिख सकते हैं। अब यहाँ एग्जैक्ट nx आएगा या cos nx आएगा, उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, ये मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक है। तो फूरियर सीरीज ये कहती है कि आप इन किसी भी फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड कोसाइंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड कोसाइंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। इधर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी आती है, लेकिन मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो आपके पास यहाँ समेशन आता है, जिसमें यहाँ पे आएगा a1 sin 1, b1 cos 1, a2 sin 2, b2 cos 2। तो ये ऑलरेडी मैथमेटिकल फिजिक्स में एक टॉपिक है फूरियर सीरीज, जिसमें आप किसी भी फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन एक्सप्रेस कर सकते हैं। और उसके पीछे जो है वो एक थ्योरम है, और वो ये बेसिस है इस फूरियर सीरीज का, जो ये कहता है कि एक फंक्शन जो कि बाउंड्री पे 0 है, फॉर एग्जांपल, और बाउंड्री के x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, आपको याद है वेव फंक्शन वाज 0 एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a। तो अगर एक फंक्शन की बाउंड्री की वैल्यूज आपको पता हो, तो आप उस फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। तो हमारा जो वेव फंक्शन है, हमारा जो फंक्शन है साई एन्स, इसके अंदर साइन आ रहा है, लेकिन कॉस वाली टर्म यहाँ पे 0 है, कॉस वाली टर्म यहाँ पे है ही नहीं, कॉस वाली टर्म 0 है, कॉस वाली टर्म 0 मतलब उनका कोएफिशिएंट 0 है, खाली साइन वाली टर्म रह गई। तो ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ साइंस ये क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। और ये ऑलरेडी ये मैथमेटिकल फिजिक्स में फूरियर सीरीज में आता है, और उसमें कंडीशन एक थ्योरम में ये बताता है कि अगर एक फंक्शन बाउंड्रीज पे 0 है फॉर एग्जांपल, तो उसको आप इन टर्म्स ऑफ दिस सम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, एक थ्योरम इस चीज को सर्टिफाई करता है, एक थ्योरम बाकायदा मौजूद है ये जो ये बताता है कि आप किसी भी फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ दीज वेव फंक्शंस एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वेव फंक्शन है ये साइंस फंक्शन है। ओके, अब Cn कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास छोटी सी कैलकुलेशन है। fx क्या होता है, अभी हमने देखा है, फॉर एग्जांपल समेशन Cn sin x, ये fx है। अब इस fx में से ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं, इसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं साई m स्टार, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे साई m स्टार। साथ ही साथ आप उसको भी देखते जाएं जो मैंने यहाँ पे वेक्टर के साथ किया। अगर मुझे क्या मालूम करना था, A2 मालूम करना था, तो मैंने E2 हेड से मल्टीप्लाई किया था, और E2 क्या था, बेसिस वेक्टर्स, जिससे मिलकर आपने ये A बनाया था। तो यहाँ जो fx है वो किससे मिलकर बन रहा है, साई n से मिलकर बन रहा है।
तो हम क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और आमतौर पर जब लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं, जब राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जो सिंपल फंक्शन होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको पता है कि ये पूरा क्या है, ये सम है, C1 psi1 प्लस C2 psi2 प्लस C3 psi3, ये जो चीज है पूरी सम है। तो अगर इसके साथ ओवरऑल साई स्टार मल्टीप्लाई हो रहा होगा, साई एम स्टार, ये अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो साई एम स्टार है अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो सी एन को वैसे ही रहने दें, और ये क्या आएगा साई एम स्टार साई एन। इसमें एक चीज नोट करें कि जो साई एम है ये कोई एक है पर्टिकुलर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हैं साई 3 से मल्टीप्लाई या साई 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ एन जो है उसके ऊपर सम है, वो एन की जो वैल्यू है 1 से लेकर इंफिनिटी तक है। लेकिन जो साई एम मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें एम कोई पर्टिकुलर नंबर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि यहाँ पे जो समेशन ए आई ई आई आ रहा था, आई की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक थी, तो राइट साइड पे 1 2 3 था। लेकिन जब हमने मल्टीप्लाई किया था किसी पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया था, तो जब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल साई 2 से या साई 3 से। क्यों? क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, C3 होगा। तो अगर हमें C3 चाहिए तो हम साई 3 स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमें C2 चाहिए तो हम साई 2 स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नोट करने की बात यह है कि देयर इज नो सम ओवर m, सम जो है वो n के ऊपर। ओके, अब हम क्या करेंगे, सम अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब हमने यहाँ साई 2 स्टार से मल्टीप्लाई किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जब साई 2 स्टार से मल्टीप्लाई किया हुआ है, अच्छा एक चीज और, तो हम यहाँ पे अगले स्टेप पे क्या करेंगे, क्योंकि ये x कोई वेरिएबल है, कंटिन्यूस वेरिएबल है, तो अगले स्टेप में हम यहाँ पे इंटीग्रेट भी करेंगे। क्योंकि यहाँ और वहां में फर्क ये है कि वो जो वेक्टर्स हैं इसमें E1 E2 E3 ये तीन मतलब ये पर्टिकुलर वेक्टर्स हैं, लेकिन जब हम साई की बात करते हैं तो ये कंटिन्यूस वेव फंक्शन है, फंक्शन है ये हमने इसको जब ले रहे हैं तो ओवर इंटायर वैल्यू ऑफ एक्स लेना है। m और n ये पर्टिकुलर नंबर्स हैं, लेकिन जो x है ये कंटिन्यूस वेरिएबल है, तो हमें इसको ओवर द इंटायर वो जो x ओवर द इंटायर वैल्यू ऑफ x लेना है। तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करता हूँ तो वो इंटीग्रेशन जब अगले स्टेप में करेंगे तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, अगले स्टेप में सबके ऊपर आएगा। लेकिन जो कांस्टेंट्स हैं वो उसके ऊपर इंटीग्रेशन नहीं आएगी, कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, काम डायरेक्ट से करते हैं, ये इंटीग्रेशन है ओवर n, और जो इंटीग्रेशन आएगा, सॉरी ये समेशन है ओवर n, और जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा साई m स्टार साई 2x। ओके, अब आप देखें ये क्या चीज है, ये वो चीज है जो हमने पहले देखी थी, साई m स्टार साई n ऑर्थोनॉर्मलिटी वाली कंडीशन, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं डेल्टा m n आता है, यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा डेल्टा m n। तो लेफ्ट साइड में क्या है, साई m स्टार fx। ओके, डेल्टा m n में m कोई पर्टिकुलर नंबर है, फॉर एग्जांपल m है पर्टिकुलरली 2 या 3, फॉर एग्जांपल 3 है ये, m तो एक फिक्स है, फॉर एग्जांपल 3, n के ऊपर सम चलेगा तो n की वैल्यू पहले 1 होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ 1 यहाँ 1, C1 डेल्टा 3 1, फिर C2 डेल्टा 3 2, यानी m फिक्स्ड है लेकिन n के ऊपर सम है, C3 डेल्टा m3, C4 डेल्टा 3 4। तो क्या हो रहा है कि भाई ये तो फिक्स है, तो आपको पता है कि जो क्रोनिकल डेल्टा है, अगर ये दोनों इंडेक्सेस सेम नहीं है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, सिर्फ एक जिंदा रहेगा, ये डेल्टा 3 3 जो बना जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब m की वैल्यू n के बराबर होगी तभी हमारे पास, जब m की वैल्यू n के इक्वल होगी तभी हमारे पास ये जो डेल्टा m n नॉन जीरो होगा, बाकी सब जगह 0 हो जाएगा। तो m की जगह n रख दो तो आ जाएगा Cm साई m स्टार fx dx। और m क्या है, कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल m की वैल्यू 3 है तो यहाँ साई 3 आ रहा होगा, m की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे साई 5 आ रहा होगा, वगैरह वगैरह। तो m अब कोई भी इंडेक्स है तो आप उसको वापस n से रिप्लेस कर, फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अब आपको ये पता है कि n एक पर्टिकुलर नंबर है, बस आपको ये याद रखना है, वहां n के ऊपर सम चल रहा था, अब n कोई पर्टिकुलर नंबर है। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, कोफिशिएंट आ गया, Cn आ गया। इस Cn मालूम करने के लिए हम लोगों ने फूरियर ट्रिक यूज की है, और ये बिल्कुल एनालॉगस है इस चीज के जो हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे जिस फॉर एग्जाम्पल अगर आपने E2 मालूम करना तो आपने E2 डॉट से मल्टीप्लाई, यानी E2 का डॉट रख लिया, और जब आप लोगों ने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल C2 मालूम करना था तो आपने साई 2 स्टार से मल्टीप्लाई किया। और fx आपको पता होना चाहिए, तो अगर आपको fx पता है
तो आप Cn मालूम कर लोगे, और जैसे Cn आ जाएगा तो आप उसको फिर ओरिजिनल वैल्यू में पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे Cn, तो आपके पास ये वाला जो फंक्शन है एक्सपेंड हो सकता है। लेकिन इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है वो हम आगे देखते हैं। अब इसी चीज को मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ इनफिनाइट स्क्वायर वेल जो हमने किया था पार्टिकल इन अ बॉक्स। तो हमें याद है कि पार्टिकल इन अ बॉक्स में जो जनरल वेव फंक्शन था उसमें साई एन एक्स ई बार माइनस आयोटा ई एन टी ओवर एच बार आ रहा था। ओके, और साई एन क्या है, ये हमारे पास क्या था, स्टेशनरी स्टेट थी, तो जनरल वेव फंक्शन नहीं है, ये स्टेशनरी स्टेट थी, स्टेशनरी स्टेट फॉर पार्टिकल इन अ बॉक्स। ये उसकी स्पेशल डिपेंडेंस है और ये उसकी टाइम डिपेंडेंस है। अब साइन की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए इसकी जगह आ जाएगा। और जो हमने एनर्जी कैलकुलेट की थी उस एनर्जी की वैल्यू यहाँ पुट करें तो वो थी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर डिवाइड बाय 2ma। लेकिन यहाँ पे एच बार डिवाइड हो रहा है तो ये जो स्क्वायर है वो उस एक एच बार से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2ma आ जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है यहाँ पे t, ये t जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास है साई एन यानी कि स्टेशनरी स्टेट्स। अब हमने जब श्रोडिंगर इक्वेशन की थी तो वहां पे हमने देखा था कि अगर आपके पास स्टेशनरी स्टेट्स है तो इनको यूज करके यू कैन राइट एनी फंक्शन, एनी फंक्शन, ये है अब एनी फंक्शन, दिस इज नॉट अ स्टेशनरी स्टेट। अब ये कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, उसको आप कैसे लिख सकते हैं, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, आप उसको लिख सकते हैं सी एन साई एन एक्स टी। और इस ये जो हमारे पास है ये ऊपर अभी देखें मैंने बताया था वही चीज है कि इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर आपके पास स्टेशनरी स्टेट्स है तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन से आप कोई भी वेव फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप जो ध्यान देखें तो साइन एन आ जाएगा, साइन एन सी एन आ जाएगा, साइन की जगह यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए इस बार माइनस आयोटा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच बार ओवर 2ma स्क्वायर टी। ओके, तो इसको थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल दें। व्हाट आर सीएन, सीएन हमें मालूम करना। अब सीएन मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे एट टाइम t इज इक्वल टू 0 क्या होगा, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा। ओके, तो सीएन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन देखेंगे कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन क्या है। किसी और टाइम पे भी आप देख सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं, सीएन मालूम करने के लिए हम वो सीएन मालूम करते हैं, वो सीएन मालूम करते हैं जो इनिशियल वेव फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी वो सीएन मालूम करते हैं जो इनिशियल वेव फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। दोबारा देखें, यहाँ पे ये सब वेक्टर है, ये इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए E1 E2 E3 यानी कि x i j k ये तो फिक्स है, आप लोग ये कोएफिशिएंट यूज करते हैं किसी भी वेक्टर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इससे हम यहाँ पे Cn यूज करेंगे, Cn किसी भी वेव फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो भाई दोबारा से एक चीज देखें कि ये स्टेशनरी स्टेट्स हैं, यानी साई 1 एक स्टेट है, साई 2 एक स्टेट है, साई 3 एक स्टेट है। ये कहां से आई, ये पार्टिकल इन अ बॉक्स वाले सिस्टम को सॉल्व करके आए, और इनको यूज करके हम ये जो वेव फंक्शन मालूम कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ स्टेशनरी स्टेट। श्रोडिंगर इक्वेशन जब मैंने आपको बताई थी तो वहां बताया था दिस इज नॉट अ स्टेशनरी स्टेट, ये स्टेशनरी स्टेट नहीं है, दिस इज नॉट अ स्टेशनरी स्टेट, नॉट अ स्टेशनरी स्टेट। अब इसको हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ दीज स्टेशनरी स्टेट, यानी आप इन स्टेशनरी स्टेट्स को यूज करके कोई भी एक स्टेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये कोएफिशिएंट्स चाहिए। तो इन कोएफिशिएंट्स को क्या करते हैं, मालूम करने के लिए हम टाइम t इज इक्वल टू 0 पे देखते हैं कि वेव फंक्शन क्या है। तो आमतौर पर टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन गिवन होगा, जैसे कि आप लोगों को क्लासिकल मैकेनिक्स में टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी और पोजीशन पता होती थी, तो इस तरह हमें टाइम t इज इक्वल टू 0 पे फॉर एग्जांपल वेव फंक्शन पता है। तो अब मैं टाइम t की जगह 0 पुट करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, cn 2 ओवर a sin n पाई x ओवर a e टू पावर t, t की जगह क्या आ जाएगा 0, जब t के पास 0 आएगा तो e की पावर 0 1 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये हमारा टाइम t इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन है, इसको यूज करके मैं cn मालूम करूंगा, कैसे, फूरियर ट्रिक से। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारे पास cn इक्वल साई n स्टार और fx, ये हमारा फॉर्मूला था। fx वाज एनी वेव फंक्शन, एनी फंक्शन, ये मैथमेटिकल बात है। क्वांटम मैकेनिक्स में fx क्या होगा, ये वाली चीज होगी, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन। तो नोट करें fx क्या था, fx वाज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स, fx क्या था, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स। और साई x0 क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स।
साई एक्स जीरो क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स, यानी वही चीज है, यानी कि इसमें और एफ एक्स में कॉमनलिटी क्या है कि एफ एक्स वॉज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस या कोसाइंस, और साई में क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस या कोसाइंस, यहाँ सिर्फ साइंस, साई क्या है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन। ये जो साई है वो एफ एक्स का रोल प्ले कर सकता है, यानी यहाँ पे जो पंच लाइन है वो ये है कि साई एक्स जीरो लेने का फायदा क्या है कि टाइम टी इक्वल टू जीरो पे ये वाली चीज 1 हो जाएगी, सिंपल चीजें रह जाएंगी, और टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे जो कोफिशिएंट्स की वैल्यू होंगी, किसी भी टाइम पे कोफिशिएंट की वैल्यूज वही होंगी, क्योंकि जो कोफिशिएंट्स हैं सी एन दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे इनको हम मालूम कर लेते हैं, बाकी सारे टाइम से ये वैलिड होंगे। अब मैंने क्या बताया आपको कि एफ एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा होगा यहाँ, साई एक्स जीरो, तो ये आ गया साई एन स्टार, और यहाँ पे आ जाएगा साई एक्स जीरो dx। अब ये साइन स्टार क्या है, ये आपको याद है, ये साइंस आर द स्टेशनरी स्टेट्स। कौन सी वाली स्टेशनरी स्टेट, स्पेशल वाली, तो ये क्या जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर ए, क्योंकि हमारा सिस्टम पार्टिकल इन अ बॉक्स है। साइन, क्योंकि हम यहाँ पे जो कर रहे हैं सारा काम पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए कर रहे हैं, साइन एन पाई एक्स ओवर ए साई एक्स जीरो dx, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा, तो ये स्टार यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए साई एक्स जीरो dx। अब अगर आपने cn मालूम करना है, cn मालूम करने के लिए यू नीड टू हैव साई एट टाइम t इक्वल टू जीरो, तो आपको गिवन होगा साई एट टाइम t इक्वल टू जीरो। इससे आप क्या करेंगे, cn मालूम करेंगे, और इस cn को उठा के कहां पुट करेंगे, इस cn को उठा के यहां पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, और आप बोलेंगे कि वी आर डन, हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, सो इनिशियल वेव फंक्शन मस्ट बी गिवन, अगर ये गिवन होगा तो वी विल कैलकुलेट देन cn, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये वाली है, ये वाली जो जिसमें साई एक्स एंड टाइम t मालूम करना है, यूज इट टू कैलकुलेट एनी डायनामिकल क्वांटिटी। तो आपके पास जब साई आ जाएगा तो आप इसको यूज करके कोई भी और क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं। याद है आप लोगों को, अगर आपको साई पता हो तो आप उससे पोजीशन मालूम कर सकते हैं, एनर्जी मालूम कर सकते हैं, मोमेंटम मालूम कर सकते हैं। तो पंच लाइन क्या है कि टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे आपको वेव फंक्शन पता हो, आप इसको यूज करके इससे आप cn मालूम करेंगे, और इस cn को आप यहाँ पे यूज करेंगे, और जब आप यहाँ पे cn को यूज करेंगे, यहाँ cn को पुट करेंगे, तो इन cn को यूज करके आप साई xt मालूम कर सकते हैं, और साई xt मालूम करने का मतलब ये है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, और यही प्रोसीजर बाकी सारे सिस्टम के लिए भी वैलिड होगा। सो गिवन इनिशियल कंडीशन वी नो द स्टेट ऑल द टाइम्स, टाइम इज इक्वल टू जीरो पे स्टेट बताओ तो साई xt मालूम कर सकते हैं, और द गोल दिस इज दैट्स द गोल ऑफ फिजिक्स, प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, अब हम इस चीज को अप्लाई करेंगे एक प्रॉब्लम पे, और वो जो प्रॉब्लम है वो ग्रिफिथ की एक एग्जांपल है कि a particle is in infinite square well that has the initial wave function। तो देखो ये इनिशियल वेव फंक्शन आपको गिवन है, ये इनिशियल वेव फंक्शन आपको गिवन है, और किस रेंज में गिवन है, 0 से लेकर a तक, फॉर सम कांस्टेंट a, ये कांस्टेंट कोई a है। आउटसाइड द वेल ऑफ कोर्स साई इज 0, हमें पता है कि इस वेल के आउटसाइड क्या होता है, साई 0 होता है। फाइंड साई xt। अब नोट करो कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो हमें वेव फंक्शन गिवन है, इसमें कोई साइन या कोसाइन नहीं आ रहा, ये अलजेब्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो साई x0 गिवन है, और साई xt हमें मालूम करना है, रिक्वायर्ड। लेकिन मालूम करने से पहले हम इस साई x0 को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। आपको याद है कि बाउंड्री पे साई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, तो x इक्वल टू 0 पुट करो। जब x या 0 पुट करोगे तो a x माइनस a या a माइनस x है। तो जब आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे, यहाँ पे x इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी x इक्वल टू 0, a इंटू 0 a माइनस 0, तो ये 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे 0 हो गया। और जब x इक्वल टू a पुट करेंगे, a ये रहा x, और फिर है a माइनस x, a माइनस x, x या क्या पुट करोगे, 0। तो सॉरी x या a, दूसरी जो बाउंड्री है वो है x इक्वल टू a। इस बाउंड्री पे जब x या a पुट करोगे, x या a माइनस a क्या हो जाएगा, 0, तो ये चीज दोबारा से क्या होगी, 0। तो बाउंड्री पे साई क्या हो गया, 0 हो गया, इस वाली बाउंड्री उस वाली बाउंड्री। और दरमियान में बिल्कुल मिडल में क्या हो रहा होगा, नोट करें, बिल्कुल मिडल में क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, x वेरिएबल x यहां से यहां वेरी कर रहा है, मिडल में x की वैल्यू क्या होगी, a/2। चेक करो a/2 पे क्या हो रहा है। तो हमारा वेव फंक्शन क्या है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर a x या क्या जगह a/2, a की जगह a ही होगा,
और दोबारा से x क्या जाएगा a/2, जहां जहां x है उसके a/2 आ गया, ये क्या जाएगा a/2 और a में से a/2 माइनस करें दोबारा a/2, ये क्या आ गया a² डिवाइड बाय 4। नोट करो ये यहाँ लिखा हुआ है a² डिवाइड बाय 4, यानी ये बता रहे हैं कि ये इस साई x0 की मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, तो अब आपको क्या गिवन है, साई x0 गिवन है, लेकिन अगर आप नोट करें कि कंप्लीटली नहीं गिवन, क्योंकि ये कैपिटल A क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो आपको पता है कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज होना चाहिए, तो उसके लिए हमें ये A मालूम करना पड़ेगा बाय यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो हमें A मालूम करना है, तो उसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ, ये बोर्ड साफ करता हूँ, बोर्ड तो नहीं है जो भी चीज है। ओके, तो अब इस फाइव तरह के बाद अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा स्टेप है वो साई तो हमें मालूम है, लेकिन पूरी बात उन्होंने नहीं बताई, ये जो कैपिटल A है ये हमें मालूम करना होगा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। क्या होती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है कि साई स्टार x0 साई x0 dx शुड बी इक्वल टू 1, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। अब साई स्टार की जगह क्या आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा a x माइनस a स्टार, फिर साई की जगह क्या आ जाएगा a माइनस x है a माइनस x dx, और ये क्या होना चाहिए 1 के इक्वल होना चाहिए। अब आपको ये पता है कि a कांस्टेंट है, तो a स्टार इंटू a क्या आ जाएगा, a मॉड स्क्वायर आ जाएगा, ये हमने पहले भी किया है, a मॉड स्क्वायर बाई क्या रह गया, ये x का स्टार x ही होगा क्योंकि x कोई रियल नंबर है और a भी कोई रियल नंबर है, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और a माइनस x इंटू a माइनस x क्या हो जाएगा a माइनस x स्क्वायर dx, और जो लिमिट्स हैं वो आपको नजर आ रहा है कि वो 0 से लेकर a तक, उसके आउटसाइड साई क्या होगा 0 होगा, तो ये क्या आ जाएगा a मॉड स्क्वायर, और यहाँ इंटीग्रेशन लिमिट 0 से a, ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें 0 से a, तो x स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर। तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट काम करते हैं, तो ये a स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा a स्क्वायर x स्क्वायर dx माइनस 2 और a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, और ये क्या जाएगा x dx, सॉरी x इंटू x क्यूब dx प्लस x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x4 dx इज इक्वल टू 1। अब अगले स्टेप में क्या होगा, a मॉड स्क्वायर a स्क्वायर, जो इस चीज का इंटीग्रेशन का x स्क्वायर का वो क्या होगा x क्यूब डिवाइड बाय 3, ठीक है, माइनस 2a, अच्छा अपर लिमिट क्या होगी a और लोअर लिमिट क्या होगी 0, ये का 2a, x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा x4 डिवाइड बाय 4, अपर लिमिट क्या होगी a और लोअर लिमिट क्या होगी 0, प्लस x4 का इंटीग्रेशन क्या होगा x5 डिवाइड बाय 5, अपर लिमिट क्या होगी a, लोअर लिमिट क्या होगी 0, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आप लिमिट अप्लाई करें क्या हो जाएगा a क्यूब डिवाइड बाय 3, और a क्यूब को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a5 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 ओवर 4, और x4 की जगह क्या आ जाएगा a4, और a4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे a5, और लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस a5 ओवर 5 इज इक्वल टू 1। अब आप क्या करें, एलसीएम लें, तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास आंसर आएगा इसका a5 ओवर 30, एलसीएम लेने के बाद इज इक्वल टू 1। तो इससे a मॉड स्क्वायर क्या आ गया 30 डिवाइड बाय a5, और स्क्वायर खत्म करने के लिए जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट आएगा, ये आ गया 30 डिवाइड बाय a, स्क्वायर रूट ऑफ 30 डिवाइड बाय a5। तो हमारा ओरिजिनल वेव फंक्शन क्या था, साई x0 क्या था a, ये रहा a, उस a की जगह क्या आ जाएगा, ये गंदी सी चीज आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 30 ओवर a5 x माइनस a, ये हमारा क्या आ गया साई x0 आ गया। अब हमें साई xt मालूम करना है, साई xt मालूम करने के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन इसको यूज करने के लिए हमें ये सब कुछ तो पता है, लेकिन cn नहीं पता। cn मालूम करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे,
इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, साई एक्स जीरो पता होना चाहिए। आप लोगों को साई एक्स जीरो पता तो था, लेकिन उसमें ए ना मालूम था, तो हमने इसको मालूम कर लिया। तो इसको मालूम करने के बाद अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। ये देखिए कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, सी एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई एम स्टार एक्स साई एक्स जीरो dx, ये हमारा फॉर्मूला है। अब साई एम स्टार, क्योंकि हम पार्टिकल इन बॉक्स की बात कर रहे हैं, पार्टिकल इन बॉक्स के लिए हमें साई एम का पता है कि वो किसके इक्वल है। अच्छा, अगर हमने यहाँ साई एन यूज किया है, सी एन यूज किया सॉरी, तो यहाँ पे एन आ जाएगा, ये जो है ये एन आ जाएगा। अगर यहाँ एम यूज करते हो तो यहाँ भी एन यूज करते, अगर यहाँ एन यूज किया तो यहाँ भी एन यूज करेंगे। तो साई एन की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए, और इसके ऊपर स्टार लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बहुत दफा देखा है कि इसका स्टार वही होता है। और साई एक्स जीरो क्या है, वो ये है स्क्वायर रूट ऑफ 30 ओवर ए 5 एक्स इंटू एक्स माइनस ए, और ये क्या जगह dx आ जाएगा। अब आप क्या करें, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इधर 60 आ जाएगा। 60 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 15, 4 जो है स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो 2 रह जाएगा। जब आप ये काम करेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 30 आ जाएगा, डिवाइड बाय ये a है और ये a 5 है, दोनों स्क्वायर रूट में, a 6 हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आके a क्यूब हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो है इंटीग्रल ऑफ साइन एन पाई एक्स ओवर ए एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा dx। उसके बाद हमारे पास, सॉरी मैंने यहाँ पे फिर दोबारा से एक मिस्टेक की है, और वो ये है कि यहाँ पे a है और यहाँ पे x है, ये a है और ये x है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x a के बजाय a x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो साइन है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 30 ओवर a 3 इंटीग्रल ऑफ a, जब a x से मल्टीप्लाई होगा तो a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x जो मैं पहले लिख रहा हूं साइन n पाई x ओवर a dx माइनस इंटीग्रल ऑफ, ये x स्क्वायर भी इससे मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर साइन n पाई x ओवर a dx, और जो लिमिट्स हैं पार्टिकल इन बॉक्स की वो 0 से लेकर a तक। अब आप क्या करें, ये मैंने आपको कल जो प्रॉब्लम कराया था उसमें देखा था आपने, x साइन x से मल्टीप्लाई होगा तो कैसे एवेल्यूएट करेंगे, और x स्क्वायर साइन n पाई x से मल्टीप्लाई होगा तो कैसे एवेल्यूएट करेंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन वाला काम है ये आपने खुद करना है, और जो फाइनल रिजल्ट है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा Cn का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइड बाय n पाई क्यूब, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा cos 0, लिमिट्स वगैरह पुट करके cos 0 माइनस cos n पाई, ये मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो हमारे पास चीज है इसमें n अगर हमारे पास होगा इवन, अगर n इवन होगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 15 n पाई क्यूब, आपको पता है cos 0 तो 1 होता है। अब अगर n इवन है, आपको पता है कि n 1 से शुरू होता है तो 1 तो ऑड है, अगर cos 2 पाई होगा इवन तो ये 1 होता है, और n फिर 3 के बाद 4 आएगा तो cos 4 पाई भी 1 होता है, cos 6 पाई भी 1 होता है। तो जब भी n इवन होगा, तो cos n पाई की जो वैल्यू होगी 1 होगी, और मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। इवन नंबर के लिए Cn क्या होंगे, 0 होंगे, लेकिन अगर n ऑड हो तो Cn क्या होगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 15 n पाई क्यूब, cos 0 1 होता है। अब अगर n इवन है, n ऑड है तो फिर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल n 1 है, cos 1 क्या होता है, cos 1 पाई, cos 1 पाई होता है -1। इससे अगर n की जगह 3 आ जाए, cos 3 पाई भी क्या होता है -1, cos 5 पाई भी होता है -1, तो ये हमेशा यहाँ पे -1 आएगा जब n ऑड होगा।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइड बाय n पाई क्यूब्ड, और ये 1 माइनस 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइड बाय n पाई क्यूब्ड। ये cn आ गया। इस cn का क्या फायदा है, हमें पता है कि जो साई xt होता है, जो टाइम के साथ वेव फंक्शन, यानी टाइम डिपेंडेंट जो वेव फंक्शन है, लेकिन ये आइगन फंक्शन नहीं है, ये जनरल वेव फंक्शन है। उसका फॉर्मूला क्या था, ऊपर अगर आप देखें तो इसका फॉर्मूला था, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये समेशन सी एन, और ये आपके पास पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए वेव फंक्शन था, और ये पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए एनर्जी थी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है समेशन सी एन स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए ई बार माइनस आयोटा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच बार, यहाँ स्क्वायर था लेकिन वो एच बार से डिवाइड होने की वजह से खाली वो रह गया टी। अब सी एन की जगह क्या आ जाएगा, सी एन की जगह ये गन आ जाएगा, तो सी एन की जगह आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइड बाय एन पाई क्यूब्ड स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर ए साइन n पाई x ओवर a इस बार माइनस आयोटा n स्क्वायर पाई स्क्वायर h बार ओवर 2 m a स्क्वायर t। अब इसमें से कांस्टेंट को बाहर निकालें, तो जो कांस्टेंट जब बाहर निकलेंगे तो कैसे होगा, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 15 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 30 आ जाएगा। फिर आपके पास a जो है ये भी कांस्टेंट है, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 30 ओवर a आ जाएगा। इसके बाद ये देखें कि पाई भी नंबर है और 8 भी नंबर है, तो ग्रिफिथ्स ने इसको 2 ओवर पाई क्यूब लिखा हुआ है, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो ये भी बाहर आ गया। लेकिन n नंबर तो है, लेकिन समेशन आपको याद है कि n के ऊपर आ रहा है, तो n को आप बाहर नहीं निकालेंगे, n जो है वो रनिंग वेरिएबल है, यानी कि n की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन n आपको याद है यहाँ पे हर अलग नंबर नहीं था, n वाज ऑड नंबर, तो 1 3 5 7 n जो है वो ऑड नंबर है। साइन n पाई x ओवर a, इसमें भी n आ रहा है, इस बार माइनस आयोटा n स्क्वायर पाई स्क्वायर h बार ओवर 2m a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय t। तो ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन, यानी कि किस चीज की हमें तलाश होती है, साई x0 हमें गिवन था, इसमें से पहले a मालूम किया कंप्लीटली, इसको मालूम करने के लिए इसको यूज करके हमने cn मालूम किया, वो फूरियर ट्रिक को यूज करके, वो जो फॉर्मूला था ये वाला, इस cn को फिर हमने अपने ओरिजिनल वेव फंक्शन में पुट किया, उसमें cn वाज अननोन, तो हमारे पास साई xt आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये साई मालूम करते हैं। ओके, अब ये एक दो छोटी छोटी चीजें उसको भी हम साथ ही लिख लेते हैं कि फिजिकल मीनिंग ऑफ cn है क्या, यानी जो हमने cn मालूम किया है यहाँ पे, तो उसका फिजिकल मीनिंग है क्या। तो उसके फिजिकल मीनिंग के लिए बेसिकली ये है कि ईच टाइम यू मेजर द ऑब्जर्वेबल एनर्जी, आपको पता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो cn की इंटरप्रिटेशन है, cn की जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द nth स्टेट, यानी cn कुछ लोगों की नजर में ये है कि psi n में c मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द nth स्टेशनरी स्टेट, nth स्टेशनरी स्टेट में पार्टिकल के मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आपको पता है कि cn इस psi n xt में नहीं आ रहा, बल्कि cn आ रहा है psi xt में, और psi xt की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें हमने c1 psi1 प्लस c2 psi2 प्लस c3 psi3 प्लस c4 psi4 इन सब चीजों की बात की थी। तो cn इसके अंदर तो कंटेन ही नहीं कर रहा ना, cn तो इस जनरल वेव फंक्शन के अंदर कंटेन कर रहा है, विच इज नॉट अ स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, तो हम लोग जो है जो चीज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, वो कोई चीज मेजर करते हैं, कोई ऑब्जर्वेबल हम मेजर करते हैं, और उसमें हमें क्या करते हैं, कोई नंबर मिलता है। तो यहाँ पे जो cn है ये बता रहा होगा कि एवरी टाइम टू मेजर द ऑब्जर्वेबल एनर्जी ऑफ अ क्वांटम सिस्टम इन स्टेट psi, देखो ये psi एक अलग चीज है और psi n ये अलग चीज है, ये स्टेशनरी स्टेट्स हैं। तो ये हमारे पास स्टेशनरी स्टेट्स हैं, और ये हमारे पास कोई वेव जर्नल वेव फंक्शन है जो कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। तो जो psi के अंदर के c's कंटेन कर रहे हैं, और ये क्या बताते हैं कि अगर आप लोग cn की इंटरप्रिटेशन देखना चाहते हैं, c क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको पता है कि डायरेक्ट से कॉम्प्लेक्स नंबर की इंटरप्रिटेशन नहीं होती, बल्कि इसके psi mod इसके mod स्क्वायर की इंटरप्रिटेशन होती है। तो cn स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द पर्टिकुलर वैल्यू en व्हेन यू मेक अ मेजरमेंट। जब आप मेजरमेंट करेंगे तो cn स्क्वायर आपको इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताएगा कि en एनर्जी मालूम करने
यानी आप जब एनर्जी En मालूम करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो दोबारा देखें, Cn स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द पर्टिकुलर वैल्यू En। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं C1 स्क्वायर देखता हूं तो C1 स्क्वायर हमें बताएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनर्जी E1। जैसे C2 स्क्वायर में कैलकुलेट करूं तो वो मुझे बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनर्जी E2। अगर C1 स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी और C2 स्क्वायर की वैल्यू कम होगी तो इस एनर्जी को मेजर करने के चांसेस ज्यादा होंगे वगैरह वगैरह। तो C1 स्क्वायर हमें क्या बता रहा है, या Cn स्क्वायर हमें क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी En। जब आप मेजरमेंट करेंगे तो एनर्जी En मालूम करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब ये कैसे कह दिया हम लोगों ने, उसका हमारे पास यहाँ पे प्रूफ है। तो आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी मालूम करने के लिए हम लोग साई स्टार और साई के बीच में ये जो एनर्जी का ऑपरेटर है इसको सैंडविच करेंगे। लेकिन आप लोगों ने ये देखा था कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनीथिंग होती है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल खासकर स्टेशनरी स्टेट्स हैं तो वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो अगर आप इसको टाइम टी इक्वल टू 0 पे मालूम करें या किसी और टाइम पे मालूम करें, बात एक ही है, तो आसानी इस चीज में कि हम टाइम टी इक्वल टू 0 पे इसको देखें। तो क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होती है तो आप इसको टाइम टी इक्वल टू 0 पे मालूम कर लें या किसी और टाइम पे मालूम करें, एक ही बात है। इन स्टेशनरी स्टेट के लिए तो हम टाइम टी इक्वल टू 0 पे इसको देखते हैं। तो हमारे पास आपको पता है कि टाइम टी इक्वल टू 0 पे ये साई एन नहीं है, ये साई है, तो वो किसके इक्वल था, हमने ऊपर देखा था कि जो साई एट टाइम टी इक्वल टू 0 है वो किसके इक्वल है, समेशन सी एन साई एन के इक्वल है। ये साई एन वर स्टेशनरी स्टेट्स और ये हम टाइम इंडिपेंडेंट, यहाँ पे ई भी था लेकिन ई की पावर, क्योंकि टाइम टी इक्वल टू 0 की पावर 0 1 था। जब दो चीजें आ रही हो तो फिर आप क्या करते हैं, ये इंडेक्सेस को चेंज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया समेशन सी एम साई एम और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्टार, ये स्टार है, फिर एच हैट यानी ये हमारे पास आ गया ऑपरेटर, और इसकी जगह भी आ जाएगा, इसकी जगह भी हमारे पास आएगा समेशन सी एन साई एन। यानी आपने क्या करना है, आपने इंडेक्स को चेंज करना है। ओके, तो हमारे पास ये सी एन ए कॉन्स्टेंट है और एच जाके इन सारे साइन के ऊपर ऑपरेट करेगा। तो आपको पता है कि एच साई इक्वल होता है ई साई के, तो अगर ये 1 होगा तो यहाँ E1 साई 1 आ जाएगा, अगर यहाँ n होगा तो यहाँ n आ जाएगा और यहाँ पे n आ जाएगा। ये समेशन सी एम साई एम दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। और c कांस्टेंट है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल c जो है वो 2 माइनस आयोटा 3 है। ये नंबर तो है, कांस्टेंट नंबर तो है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, तो इसलिए इसके ऊपर भी स्टार आएगा। फिर आगे आपके पास है H, ये सारों के ऊपर जाके अप्लाई करेगा, ये इन्फिनाइट है, सी एन के ऊपर तो अप्लाई नहीं करेगा, कांस्टेंट है। और जब भी H साई के ऊपर अप्लाई करेगा तो वो क्या आएगा, ई एन साई एन आ जाएगा, ई एन साई एन आ जाएगा, और समेशन भी आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे dx भी आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ये दो समेशन, एक ये वाला समेशन एक ये वाला समेशन बाहर आएंगे, ये समेशन m के ऊपर है और ये समेशन n के ऊपर है। तो एक समेशन m वाला टर्म बाहर आ गया, एक समेशन m वाली टर्म बाहर आ गई, और इंटीग्रेशन है तो जो कांस्टेंट्स है वो भी बाहर आ जाएंगे। तो एक सी एम स्टार बाहर आ गया और एक सी एन बाहर आ गया। उसके बाद अंदर इंटीग्रेशन में क्या रह गया, साई एम स्टार रह गया और साई एन रह गया, और एक और चीज रह गई यहाँ पर ई एन, एनर्जी है, एनर्जी भी कांस्टेंट होती है, और dx आ जाएगा। और जो इंटीग्रेशन है उसको करना चाहें तो 0 से a तक आए। तो अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ साई एम साई एन से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये जो सी एम है सी एन से मल्टीप्लाई होता है, ये सी एम स्टार आ जाएगा, सी एन आ जाएगा, ई एन आ जाएगा, और ये जो चीजें हमने पहले भी देखी थी ये डेल्टा एम एन आ जाएगा। अब पहले आप क्या करें, सम चलाएं, फॉर एग्जाम्पल m वाला सम चलाएं m, तो आपको पता है कि जब m n के बराबर होगा तब ये 1 होगा, बाकी सब जगह ये क्या होगा, 0 होगा। तो जब हम m अप्लाई करते हैं, n को अभी नहीं चलाते हैं, m रहने देते हैं, तो m जब m वाला सम चलाएंगे, m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू n, फॉर एग्जाम्पल एक दफा n भी आएगा, तो m जब सम चलाएंगे तो m की जगह यहाँ पे n आ जाएगा, m की जगह, और n वैसे ही रहेगा, n वैसे ही रहेगा, और डेल्टा एम एन जब m n के बराबर होगा तो डेल्टा एम एन 1 आ जाएगा, ये आ गई। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा
आपको पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो उसका मॉड स्क्वायर आ जाता है, ई एन आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास चीज है कि ये अब चीज क्या है, तो आप याद करें जब हमने डिस्क्रीट वेरिएबल्स पढ़े थे उसमें हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू जे समेशन जे पीजे के इक्वल था, समेशन जे पीजे के इक्वल था। तो यहां पे जब हम देखेंगे तो इसको जब कंपेयर करें इस चीज को, ये हमारा जो रिजल्ट आया, ये जो हमारा रिजल्ट आया इसको जब इससे कंपेयर करें, क्योंकि ये जो हमारे पास चीज है समेशन, ये जो हमारे पास चीज है समेशन सी एन स्क्वायर ई एन, जब इसको इससे कंपेयर करें तो आपके पास यहां जो है वो एनर्जी आ रही है और यहां पे ये जो चीज आ रही होगी ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही होगी। तो आपको याद है ये क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जे। अगर ये इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू मालूम कर रहे थे तो जे की एक्सपेक्टेशन वैल्यू मालूम कर रहे हैं या किसी और फंक्शन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू मालूम कर रहे थे, हम लोगों ने पहले फॉर्मूला पढ़ा था कि आपके पास यहाँ पे पी आता है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दिस वेरिएबल आता है। तो ये जो हमारे पास ई एन है इसके साथ पी एन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ ई एन के साथ सी एन स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है ये जो सी एन स्क्वायर है ये पी एन के इक्वल है। इसका मतलब ये कि सी एन स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी वुड गिव द पर्टिकुलर वैल्यू एनर्जी ई एन। ओके, तो हमने ये देखा कि सी एन स्क्वायर आपके पास प्रोबेबिलिटी है दैट अ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी वुड गिव द वैल्यू ई एन। यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि ये सी एन स्क्वायर है, ये प्रोबेबिलिटी है कि जब हम एनर्जी की मेजरमेंट करें तो हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आए एनर्जी की जो कि ई एन होती है। तो सी एन स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो एनर्जी की वैल्यू क्या है, ई एन है। सी वन स्क्वायर ई वन एनर्जी की वैल्यू मेजरमेंट करने की प्रोबेबिलिटी होगी, सी टू स्क्वायर ई टू एनर्जी मेजर करने की प्रोबेबिलिटी होगी, एंड सो ऑन। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास साई जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है, सी वन साई वन प्लस इसके बाद टाइम डिपेंडेंस भी है। तो टाइम डिपेंडेंस को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो क्योंकि आपको पता है जो कोफिशिएंट्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे कोफिशिएंट मालूम करें या टाइम t इक्वल टू 2 पे कोफिशिएंट मालूम करें वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल फिलहाल से दो स्टेट्स हैं C1 और साई 1 और साई 2, और ये जो हमारे पास जनरल स्टेट है टाइम t इक्वल टू 0, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब ये जो CNs हैं इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है और वो ये है कि अगर आप CN स्क्वायर को बताया कि ये प्रोबेबिलिटी बताता है तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो 1 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ ये दो होती तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर यानी सिर्फ ये दो टर्म होती तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए। और अगर ये 1 से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो n की वैल्यू जहां तक भी जाएगी तो उन सब का जो स्क्वायर करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो ये कैसे हो गया, इसको प्रूव करना है कि प्रूव दैट सम ऑफ प्रोबेबिलिटी CN स्क्वायर इज 1, और इसका एक नाम होता है कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसे यहाँ पे था कि एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, ये एक तरह की कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के सम ऑफ स्क्वायर्स। देखो पहले हमने कहा था कि साई मॉड स्क्वायर ये क्या है 1 होना चाहिए, ये एक अलग चीज, ये वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन था। लेकिन अब ये जो कोफिशिएंट्स हैं जिनको यूज करके हम ये जर्नल वेव फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है कि इनका सम ऑफ स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कैसे होगा, तो ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, सिर्फ हिंट देने के बाद आपको बताया कि साई एक्स टी वो ये चीज थी, ऊपर देख लीजिएगा। और क्योंकि हमें कोफिशिएंट्स देखने हैं तो टाइम t इक्वल टू 0 पे देखने तो ज्यादा आसानी है। टाइम t इक्वल टू 0 पे t की जगह 0 आ जाएगा, ई एन को ई एन ही रखा है तो के पास 0 1 आ जाएगा। फिर हमें क्या प्रूव करना है कि सी एन स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो हम ये साई स्टार को साई से मल्टीप्लाई करते हैं और अगेंस्ट ये जो इंडेक्सेस है इनको वेरी करते हैं। पहले वाली कैलकुलेशन और अब वाली कैलकुलेशन एक ही है, बस वहां बीच में एक एनर्जी ई एन आ रही थी, अब वहां पे एनर्जी ई एन नहीं आ रहा। पहले की तरह आप क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे, CM अलग करेंगे, CN अलग करेंगे, साई M और साई N इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएंगे, और आपको पता है कि ये चीज डेल्टा MN के इक्वल हो जाएगी। और आपको पता है कि जब हम M अप्लाई M के यानी कि M को रन करते हैं, सम चलाते हैं M के ऊपर, M इज इक्वल टू 1 M इज इक्वल टू 2 M इज इक्वल टू 3, तो एक वक्त आएगा M की वैल्यू N के इक्वल होगी और उसका CN स्टार आ जाएगा और दूसरा भी CN रह जाएगा और डेल्टा NN आ जाएगा, डेल्टा NN 1 हो जाएगा, डेल्टा NN 1 आ जाएगा और बाकी रह जाएगा CN mod स्क्वायर। तो ये क्या आ गई, प्रूव हो गया कि it shows that the probability when summed over all allowed states n must be normalized। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है समेशन CN स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 1,
तो ये हमें बता रहा है कि सी एन आपने चूज तो करने हैं, लेकिन वो इस तरह से चूज होंगी कि आपके जो वेव फंक्शन है उसके अंदर सीज हैं, ये सारे मिलकर क्या होंगे, सारे इनके ऊपर इसको जब सम करेंगे, सम करेंगे तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आनी चाहिए इन सारे कोफिशिएंट्स के स्क्वायर की, मॉड स्क्वायर की, तो 1 आनी चाहिए। अब हम लोगों ने जो पार्टिकल इन अ बॉक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को जो पढ़ा है वो आगे हम और सिस्टम्स के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। और जो जनरल रेसिपी है, रेसिपी वो क्या होगी क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। क्लासिकल मैकेनिक्स में आप याद करें क्या करते थे, क्लासिकल मैकेनिक्स में जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी, आपको इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी पता होती थी, आप न्यूटन लॉ को यूज करते थे और इसको यूज करके आप लोग इसको एक्स मालूम करते थे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आपको पोजीशन और वेलोसिटी पता है, और आप किसी भी टाइम पे आप क्या मालूम कर सकते हैं, पोजीशन मालूम कर सकते हैं। गिवन क्या होना चाहिए था, फोर्स। फोर्स अगर गिवन होती थी, आप न्यूटन सेकंड लॉ यूज करते थे, तो किसी भी टाइम पे आप पोजीशन मालूम करते थे, और ये आपका गोल होता था पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मालूम करना। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होगा कि आपने किसी भी सिस्टम को से स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल पार्टिकल इन अ बॉक्स है, उसके लिए आपको पर्टिकुलर पोटेंशियल पता होना चाहिए, तो आप उसके लिए पोटेंशियल लिखते हैं। पहले आपने देखना है कि आपके पास सिस्टम क्या है, फिर आप क्या कर रहे होंगे, उसके लिए पोटेंशियल लिखेंगे, और फिर इस पोटेंशियल को कहाँ यूज करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, आप इससे यूज सॉल्व करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। जब इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद इससे आपने स्टेशनरी स्टेट्स मालूम करनी है, साई एन्स मालूम करनी है। जब साई एन्स मालूम हो जाएंगे तो फिर आपने क्या करना है, एक्सप्रेस इनिशियल कंडीशन एज सम ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स। ठीक है, तो आपको याद है कि साई एक्स 0 क्या था, सम ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स। ये जो सारी स्टेशनरी स्टेट्स को यूज करके आपने जो इनिशियल वेव फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया था, और फिर आपने क्या किया था, Cn मालूम किया था, और Cn मालूम करने के लिए आपने साई एक्स टी मालूम किया था, एंड दिस इज द एंड, यानी कि यही आप लोगों ने मालूम करना है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको इनिशियल स्टेट बता दी थी, इनिशियल पोजीशन और वेलोसिटी बता दी थी, और आप मालूम करते थे किसी भी टाइम पे पोजीशन क्या है, किसी भी टाइम पे स्टेट। और क्वांटम मैकेनिक्स में भी आपको इनिशियली क्या पता होना चाहिए, टाइम इज इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन पता होना चाहिए, और उस वेव फंक्शन को यूज करके आप Cn मालूम करेंगे, और Cn को के साथ साई एन, ये जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं जो आप मालूम करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन से, इसको इस तरह कंबाइन करके फिर आप पहले Cn मालूम करेंगे और फिर साई एक्स टी मालूम करेंगे, और ये जो साई एक्स टी आपने मालूम कर लिया तो यू आर डन। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट चीजें की, स्टेशनरी स्टेट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, और हमने ये सीखा कि अगर आपके पास स्टेशनरी स्टेट्स मौजूद हैं तो आप इनको यूज करके टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन पता हो उससे आप Cn मालूम कर सकते हैं, और इन Cn को यूज करके आप किसी भी टाइम पे इस वेव फंक्शन को मालूम कर सकते हैं, और अगर आपको वेव फंक्शन पता हो तो आप इससे डिफरेंट चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने आज सीखा। तो होपफुली आप जो है इस लेक्चर को गौर से देखेंगे, और जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा इससे रिलेटेड आप उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही।